गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। नमस्कार। मैं डॉक्टर कुसुम शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से आज फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे एफबी लाइव सेशन में, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर निरंजन सिंह। डॉक्टर निरंजन सिंह शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर निरंजन सिंह एमडी फिजिशियन है, जिन्होंने अपना एमबीबीएस और एमडी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से किया है। सर के अपने वर्किंग करियर, इनके करियर एक्सपीरियंस में इन्होंने रेपुटेड हॉस्पिटल्स लाइक एसएमएस, मणिपाल और फोर्टिस के साथ काम किया है। वर्तमान में डॉक्टर निरंजन सिंह शेल्बी हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक कोविड-19, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। इस पर हम सर से चर्चा करेंगे। व्यूअर्स, इसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। कोरोना के बारे में अपन पहले भी पल्मोनोलॉजिस्ट से बात कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जनरल फिजिशियन से इसके बारे में राय लेंगे। तो चलिए और सर से बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर निरंजन। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी का स्वागत है। मैं शेल्बी हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का आज के फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम कोरोना वायरस के बारे में अपना अवेयरनेस टॉक देंगे। एंड थैंक यू सर आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, जैसा कि मैंने अभी बताया, अपना आज का टॉपिक कोविड-19 है, इस पर ही अपन चर्चा करेंगे। सर, यूजुअली क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो सीजनल होती है। जैसे अपन एग्जांपल ले, डेंगू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, लेकिन कुछ जो डिजीज होते हैं वो एपिडेमिक हो जाते हैं। जैसे रिसेंटली अगर अपन करंट एग्जांपल ले तो कोरोना जो है वो एपिडेमिक है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसको एपिडेमिक करार किया है। तो आज अपन इसी पर चर्चा करेंगे। एंटायर वर्ल्ड भी इससे परेशान है, क्योंकि पूरी हर कंट्रीज के अंदर कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया है। तो इसमें सर इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो 3 हैं: व्हाट, हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो है व्हाट इज कोविड-19 एक्चुअली। इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। हम लोगों को मैडम ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो कि पैथोजन से के द्वारा कॉज होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ डिजीजेस इन्फेक्शियस जो होती हैं वो सीजनल होती है, जैसे कि हमारे विंटर मतलब रेनी सीजन के टाइम आप देखते हैं डेंगू फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया। फ्यू ऑफ देम जो कि पैंडेमिक कॉज हो जाती हैं। पैंडेमिक का मतलब है, डब्ल्यूएचओ जो वर्ड यूज करता है पैंडेमिक, एपिडेमिक, ये वर्ड्स को हमें बहुत ही लाइटली नहीं लेना है। डब्ल्यूएचओ ने खास स्ट्रेस दिया है कि दीज वर्ड शुड नॉट बी यूज लाइटली। ये वर्ड इस्तेमाल ही इसलिए किया गया है ताकि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, उनकी गवर्नमेंट, उनके पीपल बी रेडी हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड यूज करने से कोई पैनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है या गवर्नमेंट के एक्शन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ इस वर्ड को इसलिए यूज करता है ताकि आप लोग रेडी हो जाएं। क्योंकि हुआ क्या, जब लेट 2019 में इस कोरोना वायरस की वजह से जो ये निमोनिया लाइक कंडीशंस हुई, जिसमें कि फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई कफ, फटीग, जनरलाइज वीकनेस, हेडेक, कभी कभार डायरिया, ये कंडीशन लेट मंथ्स ऑफ 2019 के ईयर में वुहान, जो चाइना का शहर है, वहां पे लोकलाइज डेवलपमेंट हुआ। जब ये जो प्रॉब्लम है कोविड-19, जब ये फैलने लगी चाइना से बाहर और इसने आसपास के कंट्रीज के लोगों को भी इन्वॉल्व किया, तब जनवरी के अंदर डब्ल्यूएचओ ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का नाम दिया। लेकिन मार्च में जब इसने मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, तब डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इट इज नॉट ओनली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ये एक पैंडेमिक डिजीज है जिसके लिए गवर्नमेंट और पीपल ऑफ द वर्ल्ड को तैयार हो जाना है। जो नाम दिया गया है इस डिजीज का वो कोविड-19 इसीलिए है। CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर 19 वर्ड ईयर के लिए यूज किया गया है। कोरोना वायरस से ये होता है, इनिशियली कोरोना वायरस का जो नाम रखा गया था वो NCOV रखा गया था। बाद में डब्ल्यूएचओ ने इसको फरवरी में इसके जेनेटिक वेरिएशन की वजह से इसको जो नाम दिया वो आपका नाम दिया SARS-CoV। SARS स्टैंड फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। तो मतलब बेसिकली इट इज अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज की है। ओके। अब सर, जो दूसरा वर्ड है वो है हाउ।
मतलब कोरोना स्प्रेड कैसे होता है? हम सब जानते हैं कि मतलब वो छींक अगर कोई दे या किसी को खांसी है, बेसिकली रेस्पिरेटरी वाले जो सिम्टम्स जो होते हैं, लेकिन आप उसको डिटेल्ड में मेरे व्यूअर्स को बताएं कि ये स्प्रेड कैसे होता है, इस पर आपको जी, एक्चुअली क्या है कि किसी भी डिजीज को अपने को प्रिवेंशन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। पीएसएम में हम लोग उसको जानते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। गवर्नमेंट और सबको ये अच्छे से पता है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसका मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आया है, इसीलिए गवर्नमेंट और सारी मेडिकल फैटर्निटी ने प्राइमरी प्रिवेंशन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है डिजीज को स्प्रेड होने से ही रोक दिया जाए। जैसे आपने इनिशियली डेज में देखा होगा 2019 के लास्ट में या 2020 के स्टार्टिंग में जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स थे, सिर्फ उन्हीं से ये डिजीज उन्हीं में पाई जा रही थी, जिसके लिए एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग की गई। लेकिन अभी आप देखेंगे कि जिनमें ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं है उनमें भी ये डिजीज स्प्रेड हो रही है। मोड ऑफ ट्रांसफर जो मेनली है इन्फेक्टेड पेशेंट से फ्रॉम द नॉर्मल टू द नॉर्मल पर्सन, वो मेनली मैडम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। कोई इन्फेक्टेड पेशेंट जो कोविड 19 से इन्फेक्टेड है, अगर वो कभी स्नीज करे, कफ करे या आप पास में बैठ के बात करें, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो कि एरोसोल्स होते हैं उनसे ट्रांसमिट हो सकता है। फर्स्ट। सेकेंड, एक स्टडी ये भी है कि अराउंड 6 to 8 आवर्स अगर किसी पेशेंट ने कहीं पे कफ किया हो, तो जो भी चीज उसके आसपास है, चाहे वो बैग हो, चाहे फर्नीचर्स हो, टेबल्स हो, कहीं पे भी डोर के नॉब्स हो, वहां पे 6 to 8 आवर्स शायद वायरस रह सकता है। मैं शायद वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हमें ये समझना होगा, क्योंकि ये एक नोवल न्यू वायरस है, कोरोना वायरस, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें, थ्योरी अभी भी पता नहीं है। चाहे वो सेकेंड मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात हो, जैसे कहते हैं कि शायद सेकेंड एक और इसका लेवल आए, क्योंकि स्टूल में भी ये पास हो सकता है अप टू 40 डेज। तो एक वो वाली चीज पे ध्यान देनी होगी। बहुत सारी वैक्सीनेशन, इसको टेस्ट करने का जो अभी किट है वो सिर्फ आरटीपीसीआर है। कह रहे हैं कि सीरोलॉजी मतलब एंटीबॉडी से भी इसको जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल टेस्ट किया जाए। तो बहुत सारी चीजें अभी एक्सपेरिमेंट में है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमें अभी समझना होगा कि सिंपल अभी तो डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ओके, तो सर इसके सिम्टम्स क्या हैं बेसिकली? मतलब अगर मरीज घर पर है और तो क्या सिम्टम्स है उसको? मैडम, वी कैन डिवाइड द सिम्टम्स इन माइल्ड एंड मॉडरेट और सीवियर कंडीशन। मेजोरिटी ऑफ सिम्टम्स जो आते हैं, फीवर उसमें आता है काफी हाई ग्रेड। उसके बाद आप देखेंगे कि ड्राई कफ रहता है, फटीगनेस रहती है। फटीगनेस का मतलब है कि थोड़ा सा काम करने पे ही इजी टायर्डनेस आपको हो जाए। जनरलाइज बॉडी एक रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में जीआई सिम्टम्स लाइक डायरिया हो सकता है, आपको सोर थ्रोट हो सकता है, स्पूटम का प्रोडक्शन भी हो सकता है। ये माइल्ड केसेस हैं। अगर आपको बहुत सीवियर हाई ग्रेड फीवर हो जाए, लेबर्ड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी का मतलब है कि लंग का इन्वॉल्वमेंट, निमोनिया हो जाना, वो सीवियरिटी ऑफ कंडीशन में आ जाता है। इसलिए मैं सबको ये कहता हूं कि अगर आपको नॉर्मल वायरल लाइक इलनेस अभी हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू रश टू रन टू द हॉस्पिटल, कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट लेके, हाई इंटेक ऑफ ओरल फ्लूइड लेके घर पे ही अपने आप को आइसोलेट कर लें। बहुत चांसेस हैं कि आप घर पे ही अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ एनी ब्रीदिंग इशू, हाई ग्रेड फीवर, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग पैरासीटामोल, कॉन्टैक्ट टू नियर बाय हॉस्पिटल। मतलब डॉक्टर को अपन कब कंसल्ट करेंगे? जैसे कि भी आपने सिम्टम्स बताए माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो माइल्ड में तो मतलब अपन को हॉस्पिटल रश करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब सीवियर वाले कंडीशंस में अपन को सीवियरिटी डॉक्टर कंडीशन में ही आना है मैडम, जहां पे भी अपने को लेबर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का इश्यू हो जाए, फीवर हाई ग्रेड रहे, जनरलाइज वीकनेस इतनी ज्यादा है कि आप बेड से ही नहीं उठ पा रहे, वर्टिगो रह रहा है, वहां पे आपको एक बार डॉक्टर की राय ले लेनी जरूरी है। ओके, तो सर ये जो कोविड-19 है, इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं? मतलब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? कैसे ट्रीट कर मैडम, सकते हैं? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल है ही नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि प्रिवेंशन करना ही ट्रीटमेंट है। जिन दो तीन बातों पे, जैसे अभी आपने अगर ये बात बोली है, तो मैं प्रिवेंशन की बात भी यहीं पे ले आता हूँ। प्रिवेंशन के लिए जो बात गवर्नमेंट या पीएमओ या डब्ल्यूएचओ से बोली गई है, वो वर्ड आपको सुनने में भले ही सिंपल लग रहे हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को आइसोलेट करना इज सबसे इंपॉर्टेंट। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप घर पे ही रहें जब तक कोई इमरजेंसी
कंडीशन ना हो कि आपको घर से बाहर निकलना ही है। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे चेन को ब्रेक करना, चेन का मतलब है एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिशन हो जाना। जब भी एक ग्रुप ऑफ पेशेंट किसी भी कॉलोनी या किसी भी लोकेलिटी में बन जाएगा, वहां पे उस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, जो रेड जोन्स पूरे कंट्री में बना दिए गए हैं, वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल, एक ही फैमिली के अंदर 10-10, 12-12 लोग इन्फेक्टेड हैं, उसी कॉलोनी के अंदर न जाने कितने घर इन्फेक्टेड हैं। इसीलिए उस चीज को अवॉइड करने के लिए घर पे रहना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, जब भी घर से बाहर किसी इमरजेंसी कंडीशन की वजह से निकलना हुआ, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको सामान लेने के लिए, हमेशा पूरा फुल मास्क कवर करके ही बाहर जाएं। उससे आप दूसरे को भी सेव कर पाएंगे और अपने आप को भी। दूरी का जो गवर्नमेंट ने बोला है उस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड का मतलब है 6 फीट यानी 2 मीटर्स की दूरी को बनाए रखें। बहुत देखा गया है कि सब्जी मंडी में अगर ये बोल दिया गया ठीक है आप सब्जी ले आए, तो वहां पे पूरा हुजूम आ रहा है लोगों का। ये गलत है। आप अपने आप को आइसोलेट करें, 2 मीटर यानी 6 फीट की दूरी जरूर बनाएं आपस में। क्योंकि ये स्टैटिस्टिक थ्योरी है, हर जगह ये कहा गया है कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मीटर की दूरी तक ही ट्रेवल कर पाता है। इसलिए जब भी बात करनी है तो आपस में 2 मीटर की दूरी बना करके रखें। बीच में जो ये बात कही गई थी कि ये एयर में ट्रेवल कर रहा है, नहीं, वो गलत है। एयर में ट्रेवलेंस नहीं होती। 1-2 मीटर की दूरी तक या आपने अब किसी पेशेंट ने छींक दिया तो ड्रॉपलेट वहां तक ट्रेवल कर सकते हैं। ओके। तो सर ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये अपनी गवर्नमेंट, अपने माननीय प्रधानमंत्री ने भी यही बोला, सोशल डिस्टेंसिंग व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सर ने भी बताया, अपनी गवर्नमेंट भी बता रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सब अपने अपने घर में ही रहें, और अगर घर से बाहर निकलना है तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया मास्क लगा के निकलें, एक साथ सब लोग इकट्ठे ना हो, अगर अपनी रोजमर्रा की चीजें भी लेने घर से बाहर जाना। बिल्कुल, क्योंकि मैडम अपने को समझना ये जरूरी है कि ठीक है, थियोरेटिकली ये है कि 2.3%, 2.5% के नियर बाय इसका मोर्टेलिटी रेट है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। और अगर अपने को ये लगे कि किसी को खांसी जुकाम बुखार नहीं है तो वो कोविड-19 इन्फेक्टेड नहीं होगा, ये गलत है। चाइना या बाकी कंट्रीज में ये देखा गया है, अराउंड 40% ऑफ पेशेंट इन इनिशियल डेज वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक घूम रहे थे। देयर वाज नो फीवर, देयर वाज नो कफ। उस एसिम्प्टोमेटिक कैरियर में उन्होंने बहुतों को इन्फेक्ट किया। एक्चुअली ये भी अपने को देखना है कि अराउंड 2 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ना व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? मुझे आज इन्फेक्शन होगा तो 2 हफ्ते के अंतराल तक सिम्टम आ सकता है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में 4-5 डेज के अंदर सिम्टम्स आ जाता है, लेकिन हाँ, इट कैन टेक अप टू 2 वीक्स। तो जो एसिम्टोमेटिक भी आपके आसपास है, डोंट थिंक कि वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं है। हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो और आने वाले समय में अपने सिम्टम्स को दिखाए। दूसरी बात ये कहा गया है, जैसे आप बाद में पूछेंगे, मैं अभी बता देता हूँ कि कई बार होता है कि भाई ओल्ड एज को ज्यादा इन्वॉल्व कर लेगा, क्या किन लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व करेगा। यस। तो मैडम ये भी समझना बहुत जरूरी है कि यस, ये हकीकत है कि जिन पेशेंट्स के अंदर पहले से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जैसे जिनकी को कुछ मेलिग्नेंसीज है, जैसे कैंसर्स हो गया, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ओल्ड एज के लोग हैं, इनमें इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रहती है। इसलिए इन पेशेंट्स में सीवियरिटी ऑफ सिम्टम ज्यादा हो सकता है। बच्चे जो है, चिल्ड्रंस, वो इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन वहां पे सीवियरिटी ऑफ इलनेस कम पाई गई है। लेकिन ये बात जरूर समझने की ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीवियरिटी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पेशेंट में मिलेगी। सीवियरिटी ऑफ डिजीज किसी में भी मिल सकती है। ओके। अब सर देखिए, वैसे तो कोरोना की वजह से क्या है, सब लोग ही डरे हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली फीमेल्स वुमेन जो कि अभी इस समय प्रेग्नेंट हैं, वो उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें से बहुत ही कॉमन सवाल अगर देखा जाए कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो क्या मेरे बेबी को वो ट्रांसफर हो सकता है? क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी? और डिलीवरी होने के बाद जब मैं अपने बेबी को फीड कराऊं, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग से कोरोना ट्रांसफर हो सकता है क्या? इसके बारे में आप बताएं। एक्चुअली मैडम क्या है कि प्रेग्नेंट जो फीमेल्स हैं उनमें वाकई डर लाजमी है। जैसे मैंने देखा है आसपास के जो फीमेल्स पेशेंट प्रेग्नेंट हैं या जो ओल्ड एज के लोग हैं,
उनमें डर है कि हमें इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा। क्यों? बिकॉज प्रेगनेंसी में यू आर ट्रीटिंग नॉट विद सिंगल लाइफ, वहां पे 2 जिंदगियों के साथ आपको खेलना है। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स बहुत लिमिटेड हो जाती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन हाँ ये समझना जरूरी है कि ऐसा कोई स्टडी नहीं है जहां पे प्रेग्नेंट फीमेल का ज्यादा सस्पेक्शन देखा जाए कि इनको कोविड-19 इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा या सीवियरिटी ऑफ इलनेस ज्यादा रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा मदर के वॉर्म में है तो उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा अगर माँ को हो जाता है तो। थर्ड थिंग, अगर कोई ये सोचता है कि सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती अगर माँ कोविड-19 इन्फेक्टेड है, तो ये गलत बात है। नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। हाँ, डिलीवरी के बाद बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए मदर के पास रहेगा और मदर इन्फेक्टेड है, तो बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बच्चे में देन वो ट्रांसमिट हो सकती है। मतलब ड्रॉपलेट से हो सकते, लेकिन वैसे ब्रेस्ट वैसे फीडिंग नहीं, से ट्रांसफर बिल्कुल नहीं, ना हो ब्रेस्ट फीडिंग से होगी ना ही ब्लड से, जब बच्चा यूट्रस में वॉर्म में है तब फैलेगी, नहीं, ये गलत है। ओके, थैंक यू सर। आपने कोरोना से रिलेटेड इतनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स को दी, वो इसका ख्याल रखेंगे। अब सर गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है जिसपे अपन कोरोना से रिलेटेड अपडेट देख सकते हैं। व्यूअर्स www.mygov.in/covid19, इसकी डिटेल्स हम लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इस पर आप कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट्स को देख सकते हैं। और सर गवर्नमेंट की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल है, अगर अपने आसपास कोई सस्पेक्टेड केस हो तो हम 1075 या फिर 011-239-78046 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके आसपास, आपके घर में या आपके पड़ोस में आपको लगता है कि कोई केस सस्पेक्टेड है, तो अपन वहां पर उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सो दैट कि उनको क्वारंटाइन किया जाए या उनका इलाज किया जाए। अब जैसा कि व्यूअर सर ने बताया, सिम्टम्स माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है। माइल्ड में आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉडरेट और सीवियरिटी में बढ़ जाती है। सीवियरिटी सिम्टम्स अगर आपको है तो आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत होगी, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत होगी। तो शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को आप विजिट कर सकते हैं। शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिप्सा, टीपीए, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, तो आप आकर यहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर भी बात करी थी शेल्बी होम केयर की सर्विसेज के लिए। जो लोग अभी इस समय जो घर पर हैं, जो सर रेगुलर चेकअप्स कराते रहते हैं, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो गया या बीपी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, कार्डिक पेशेंट्स, उनको रेगुलर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती रहती है। तो अब वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि अब हम हॉस्पिटल जा नहीं सकते, पुलिस वाले जाने नहीं देंगे। तो उनके लिए शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से ये सुविधा उपलब्ध है कि शेल्बी होम केयर, जिसका नंबर है 8875715555। इसकी डिटेल्स हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हॉस्पिटल की तरफ से नर्सिंग स्टाफ आपके घर आकर आपका सैंपल ले सकते हैं, वहीं से आपके टेस्ट किए जा सकते हैं, आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो गवर्नमेंट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, सर ने भी आपको बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सर आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेरे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने। थैंक यू मैडम। एट द लास्ट मैं आपको कुछ टेक होम मैसेजेस देना चाहता हूं जो बहुत और बहुत एसेंशियल है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले कहा, घर में ही रहें जब तक इमरजेंसी कुछ ना हो, घर से बाहर ना निकलें। सेकंड, जब भी बाहर निकलना हो हमेशा मास्क और 2 मीटर की दूरी का ख्याल रखें। थर्ड थिंग, पैनिक ना हो, रूमर्स पे ध्यान ना दें। फोर्थ थिंग, रेगुलर हैंड वॉशिंग करते रहें। आपने कहीं भी बाहर निकल के किसी चीज को छुआ है, आपने छींके हैं, खांसे हैं, तो हमेशा हाथ को स्टरलाइजर जिसमें मिनिमम 60% ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट हो, उससे, वो ना अवेलेबिलिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सोप और रेगुलर वाटर से धोएं, हाथों को ड्राई करें। इन चीजों का खास और खास ख्याल रखें। किसी सीवियरिटी और कंडीशन में ही हॉस्पिटल को जाएं। थैंक यू। बस सर के द्वारा बताई गई चीजों का आप ख्याल रखें, उनका पालन करें, क्योंकि उनसे आप स्वस्थ रहेंगे और अपना ख्याल रख पाएंगे और अपने परिवार वालों का ख्याल रख पाएंगे। मिलते हैं दोबारा एक नए डॉक्टर, एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर। नमस्कार। नमस्कार।